क्या कभी ये विचार मन में आया है कि जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए सच में बहुत बड़े मुश्किल और नाटकीय कदमों की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा ही लगता है। जब भी हम किसी बहुत सफल इंसान को देखते हैं ना, तो दिमाग में यही आता है कि उसने कोई बहुत बड़ा दांव खेला होगा। बिल्कुल। या फिर रातों रात कोई चमत्कार हो गया होगा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले, वो इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। और वो भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। हाँ, तो आज हमारे पास जो नोट्स है वो जेम्स क्लियर की बेहद मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित है। हमारा मिशन बहुत साफ है आज। हमें उन विचारों को बाहर निकालना है जो ये साबित करते हैं कि बड़े बदलाव नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतें असाधारण परिणाम दे सकती हैं। सही बात है। और इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है वो 1% वाला जो गणित है वो सबसे सटीक रहेगा। अरे हाँ, वो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मतलब मैं जब ये नोट्स पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय तथ्य था। अगर कोई भी इंसान रोजाना खुद को केवल 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% बेहतर बनाता है तो वो एक साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। जरा सोचिए, 37 गुना। ये आंकड़ा किसी के भी सोचने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। बिल्कुल। ये आंकड़ा जितना चौंकाने वाला है उतना ही व्यवहारिक भी है। देखिए, आज के समय में ये विषय इतना प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। हसल कल्चर, राइट? एकदम सही। लगातार भागते रहने की जो एक दौड़ शुरू हो गई है ना, उसमें लोग रातों रात अपनी जिंदगी बदलने के लिए भारी भरकम बदलाव करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ, खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में सूचना के बोझ और थकान के तले वो पूरी तरह दब जाते हैं और हार मान लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आज की हमारी ये चर्चा हवाई बातें करने के बजाय एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप पर केंद्रित है। ये हमें सिखाती है कि बिना थके नई चीजें कैसे सीखी जा सकती हैं। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वो थकान और हार मान लेने वाला जो हिस्सा है ना, वो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। मैंने इन नोट्स में एक ऐसी समस्या के बारे में पढ़ा जिससे शायद हर कोई खुद को जोड़ पाएगा। वो शुरुआत में परिणाम न दिखने वाली बात? हाँ, होता ये है कि जब कोई नई आदत शुरू की जाती है, मान लीजिए किसी ने जिम जाना शुरू किया या रोज किताब पढ़ना शुरू किया, तो शुरुआत के कुछ दिनों या हफ्तों में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। और लोग निराश होने लगते हैं। बिल्कुल। लोग खूब मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जब शीशे में देखते हैं या असल जिंदगी में देखते हैं तो परिणाम शून्य नजर आता है। ऐसा क्यों होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलता हुआ दिख नहीं रहा है? ये एक बहुत ही सामान्य और इंसानी अनुभव है। इसी निराशा को समझाने के लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही शानदार सिद्धांत दिया है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल यानी छिपी हुई क्षमता का पठार कहा गया है। छिपी हुई क्षमता का पठार। असल में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सफलता या प्रगति एक सीधी रेखा में होती है। हमें लगता है कि जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उसका परिणाम हमें आज ही मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन आदतें इस तरह काम नहीं करती। ये सिद्धांत बताता है कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और परिणाम नहीं दिख रहा होता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेहनत बेकार जा रही है। तो फिर वो मेहनत जा कहाँ रही है? वो सारी मेहनत और उसकी ऊर्जा अंदर ही अंदर जमा हो रही होती है। वो नष्ट नहीं होती, बस उस समय हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। इस बात को पुख्ता करने के लिए मुझे वो बर्फ के पिघलने वाला उदाहरण बहुत सटीक लगा। उसने मुझे सच में बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझा देता है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि एक ठंडे कमरे में टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री है। अब आप उस कमरे को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। तापमान बढ़कर -4 होता है, फिर -3 और फिर -2 तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर कोई बाहर से देखे तो उसे बर्फ के टुकड़े में कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं लगेगा कि इतनी ऊर्जा लगाने के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ अचानक से पिघलना शुरू कर देती है। हाँ, और यही वो पल है जहां बदलाव असल में दिखता है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए कि क्या बर्फ पिघलने की वो प्रक्रिया केवल 0 डिग्री पर शुरू हुई थी? नहीं, वो तो -5 से ही चल रही थी। एकदम सही। बदलाव की वो पूरी प्रक्रिया -5 से ही चल रही थी। बस वो ऊर्जा तब तक सतह के नीचे काम कर रही थी। जब वो जमा हुई क्षमता अपने चरम पर पहुंची,
तब जाकर वो हमें एक परिणाम के रूप में दिखी। यानी जो काम -4 या -3 डिग्री पर हुआ वो बेकार नहीं गया, वो बस उस बदलाव को लाने की तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। ये उदाहरण हमें बहुत ही गहराई से धैर्य का महत्व समझाता है। आदतों के मामले में भी ठीक यही विज्ञान काम करता है। शुरुआती दिनों की मेहनत वो माइनस तापमान है जहां बदलाव हो तो रहा है, लेकिन वो अदृश्य है। हाँ, इसलिए नई आदतों को अपनाते समय यह समझना बहुत जरूरी है कि परिणाम न दिखने का अर्थ असफलता नहीं है। इंसान असफल तब होता है जब वो -1 डिग्री पर आकर हार मान लेता है, बिना ये सोचे कि बस 1 डिग्री और बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। सही बात है। यहाँ आकर चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं एक सवाल पूछूं, बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि जीवन में कुछ भी पाना हो तो बड़े बड़े लक्ष्य बनाओ। गोल सेटिंग तो हर किसी का पसंदीदा विषय होता है। लेकिन इन नोट्स के अनुसार आदतों को बदलने का ये जो लक्ष्य आधारित तरीका है, ये पूरी तरह से गलत है। मतलब अगर कोई ये लक्ष्य बनाता है कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो इसमें आखिर गलत क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, लक्ष्य बनाना पूरी तरह से गलत नहीं है। लक्ष्य हमें एक दिशा देते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो लक्ष्य केवल एक परिणाम है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन असली और स्थायी बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी को बदलता है। जब तक किसी इंसान की बुनियादी पहचान नहीं बदलती, कोई भी आदत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मतलब लक्ष्य ऐसे करने के बाद लोग वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान नहीं बदली थी, सिर्फ एक अस्थायी लक्ष्य हासिल किया था। अच्छा, इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं उसी उदाहरण का जिक्र करना चाहूंगी जो मैंने नोट्स में पढ़ा था। वो सिगरेट पीने वालों का उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। वो इतनी अच्छी तरह से बात को समझाता है कि कोई इसे भूल ही नहीं सकता। मान लीजिए 2 लोग हैं जिन्होंने सिगरेट पीना छोड़ने का फैसला किया है। अब दोनों को कोई सिगरेट ऑफर करता है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही लगती है ना? हाँ, आमतौर पर हम इसे एक सकारात्मक कदम ही मानेंगे। बिल्कुल, लेकिन जरा शब्दों पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो खुद को अभी भी एक स्मोकर मानता है जो बस कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसकी पहचान अभी भी वहीं पुरानी है। इसके विपरीत जब दूसरे व्यक्ति को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान ही बदल दी है। अब वो स्मोकर है ही नहीं। ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है, ये सोचने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जेम्स क्लियर का मानना है कि हर छोटा काम, हर छोटी आदत उस नई पहचान का एक सबूत होता है। एक सबूत? मतलब कैसे? हमारी आदतें चुनाव में डाले गए वोट की तरह होती हैं। जब कोई रोज किताब के सिर्फ 2 पन्ने पढ़ता है तो वो केवल एक किताब खत्म करने के लक्ष्य पर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद को एक पाठक के रूप में स्थापित कर रहा होगा। एग्जैक्टली सही। वो अपनी नई पहचान को एक वोट दे रहा है। इसी तरह अगर कोई रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट दौड़ने जाता है तो वो केवल कैलोरी नहीं जला रहा, वो खुद को एक धावक, एक रनर की पहचान दे रहा है। बिल्कुल। और जितने ज्यादा वोट आप अपनी नई पहचान को देंगे, वो पहचान उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये वोट देने वाला विचार सच में कमाल का है। हाँ। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचना है कि हमें कौन बनना है। सही बात है। लेकिन अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है। ये सब तो सिद्धांत हो गए, रोजमर्रा की जिंदगी में ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये जो आदतें हैं, जी। ये बनती कैसे हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा मानव मनोविज्ञान में जाना होगा। दुनिया की हर एक आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप फॉर्मूले से होकर गुजरती है। अच्छा, वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? ये 4 चरण हैं। पहला क्यू यानी संकेत, दूसरा क्रेविंग यानी इच्छा, तीसरा रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और अंत में रिवॉर्ड यानी इनाम। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। हाँ, ये चारों मिलकर आदतों का एक चक्र बनाते हैं जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। अगर मैं इसे अपनी सुबह की दिनचर्या से जोड़कर देखूं तो मुझे लगता है चाय या कॉफी पीने की जो आदत हम सब में होती है, वो इसका सबसे सटीक उदाहरण है। चलिए इसी उदाहरण से इसे डिकोड करते हैं। तो पहला स्टेप है क्यू यानी संकेत। जैसे सुबह नींद से उठना और रसोई की तरफ जाना, ये दिमाग के लिए एक ट्रिगर है। उठते ही एक इच्छा या क्रेविंग जन्म लेती है।
वो तलब कि मुझे कुछ गर्म और ताजगी भरा चाहिए ताकि मेरी नींद पूरी तरह खुल सके। ये दूसरा स्टेप हो गया। बिल्कुल। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। मतलब असल में गैस जलाना, पानी उबालना और चाय या कॉफी बनाना। और अंत में क्या मिलता है? अंत में मिलता है इनाम, वो पहली घूंट पीने के बाद का ताजगी भरा एहसास जो दिमाग को सुकून देता है। एकदम सटीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा चक्र हमारे अवचेतन मन में इतनी तेजी से काम करता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हाँ, मतलब हम बिना सोचे ही ये सब कर रहे होते हैं। हाँ, दिमाग हर समय वातावरण में ऐसे संकेतों की तलाश में रहता है। वो संकेत इच्छा को जन्म देता है। इच्छा से हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं और फिर जो इनाम मिलता है दिमाग उसे याद रख लेता है। बिल्कुल। अगली बार जैसे ही वो संकेत मिलेगा, दिमाग तुरंत उस इनाम की याद ताज़ा कर देगा और आप बिना सोचे वही चक्र दोहराने लगेंगे। इसी तंत्र को समझकर कोई भी अपने व्यवहार को अपने हिसाब से ढाल सकता है। अब जब हम इस विज्ञान को गहराई से समझ ही चुके हैं, तो चलिए इस चर्चा के सबसे व्यावहारिक हिस्से की ओर चलते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। हाँ, अगर हमें कोई नई और अच्छी आदत बनानी है तो उसे कैसे बनाया जाए? किताब में इसके लिए बहुत ही ठोस नियम दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। देखिए, ये पहला नियम उस संकेत वाले हिस्से पर प्रहार करता है। कोई भी आदत तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक उसका संकेत बिल्कुल साफ और स्पष्ट ना हो। लोग अक्सर कहते हैं मैं कल से ज्यादा कसरत करूंगा या मैं कल से ज्यादा पढ़ाई करूंगा। हाँ, ऐसा तो हम सब रोज ही सोचते हैं और फिर वो कल कभी आता ही नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही धुंधली बात है। इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। इसीलिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बनानी होती है। वो क्या होता है? यानी आपको समय और जगह पहले से तय करनी होगी। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मैं योग करूंगा। इसकी जगह अगर कोई कहे मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में अपनी योग मैट पर 10 मिनट योग करूंगा, तो यहाँ समय तय है, जगह तय है और काम तय है। इसे कहते हैं स्पष्टता। आपने अपने दिमाग को एक बहुत ही साफ संकेत दे दिया है। ये बहुत ही कारगर तरीका है। और इसके बाद आता है दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाओ। ये नियम हमारी इच्छा या क्रेविंग वाले हिस्से को संबोधित करता है। लेकिन जो काम बोरिंग है उन्हें आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? मतलब कोई कैसे बोरिंग काम को पसंद कर सकता है? इसके लिए किताब में टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की एक बहुत ही अच्छी तकनीक बताई गई है। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, इसका मतलब है कि जो काम करना आपके लिए जरूरी है उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ देना जो करना आपको बहुत पसंद हो। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या शो सुनना बहुत पसंद है। ठीक है। तो आप ये नियम बना सकते हैं कि आप वो शो तभी सुनेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। इससे उस उबाऊ काम के प्रति भी एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है, खुद के ही दिमाग को हैक करने जैसा। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर। और सच कहूं तो नोट्स पढ़ते समय ये नियम मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। ये है मेक इट इजी, यानी आसान बनाओ। हम अक्सर शुरुआत में ही इतना बड़ा पहाड़ उठाने की सोच लेते हैं कि उसे शुरू करने के नाम से ही घबराहट होने लगती है। एकदम सही कह रही हैं आप। हम अक्सर परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। और यहीं पर काम आता है 2 मिनट का नियम। हाँ, 2 मिनट रूल। ये नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को शुरू करते समय उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय ना लगे। बिल्कुल। अगर किसी को रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो पहले ही दिन एक चैप्टर पढ़ने का लक्ष्य रखने के बजाय शुरुआत सिर्फ 1 पन्ना पढ़ने से करनी चाहिए। सिर्फ 1 पन्ना। कोई इंसान कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, वो 1 पन्ना पढ़ने के लिए तो समय निकाल ही सकता है। इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पेच भी है। ये 2 मिनट का नियम इसलिए नहीं है कि आपको हमेशा जीवन भर एक ही पन्ना पढ़ना है। तो फिर ये इसलिए है ताकि आप उस काम को शुरू करने की आदत डाल सके। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना ही होता है। हाँ, वो मोमेंटम बनाना। बिल्कुल। एक बार जब आप किताब खोलकर बैठ जाते हैं तो 1 पन्ना पढ़ने के बाद आप अक्सर 2-4 पन्ने और पढ़ ही लेते हैं। लेकिन शुरुआत में सबसे जरूरी है शोइंग अप, मतलब वहां उपस्थित होना। पहले आदत को स्थापित करना होता है, उसके बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। ये सच में आदतों को स्थापित करने का सबसे आसान तरीका है। और इस चक्र को पूरा करने के लिए आता है चौथा और आखिरी नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग या संतोषजनक बनाओ। हम इंसान तुरंत मिलने वाले इनाम की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल।
हम भविष्य में मिलने वाले फायदों के लिए आज मेहनत करने से कतराते हैं। इसीलिए किसी भी नई आदत के साथ एक तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ना बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने पढ़ा था, हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। हाँ, वो बहुत प्रभावी है। जैसे अगर आपने आज अपना तय किया हुआ काम पूरा कर लिया है, तो दीवार पर टंगे एक बड़े से कैलेंडर पर उस दिन की तारीख पर एक लाल रंग का क्रॉस या टिक लगा दें। वो टिक लगाने का जो विजुअल एहसास है, जो एक श्रृंखला बनती हुई दिखाई देती है, वो दिमाग के लिए एक बहुत ही संतोषजनक इनाम का काम करता है। आप उस चेन को टूटने नहीं देना चाहते। और यही छोटी सी संतुष्टि आपको अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो बात हुई अच्छी आदतें बनाने की। हमने 4 नियम सीख लिए: स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। हाँ। लेकिन हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छी आदतें ही तो नहीं होती। बुरी आदतों का क्या? क्या इसी विज्ञान का इस्तेमाल करके हम किसी बुरी लत को छोड़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका बहुत ही सीधा है। किताब बताती है कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए हमें इन्हीं 4 नियमों को पूरी तरह से उल्टा कर देना है। इन्वर्टिंग द लॉज। हाँ, अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसके संकेत को अदृश्य बनाओ, उसे अनाकर्षक बनाओ, उसे करना मुश्किल बनाओ और अंत में उसे असंतोषजनक बनाओ। अगर हम आज की सबसे आम समस्या मतलब मोबाइल फोन की लत का उदाहरण लें, तो ये उल्टा नियम कैसे काम करेगा? मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस का कोई जरूरी काम कर रहे हैं और बार बार फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने की आदत आपको परेशान कर रही है। ये तो सबके साथ होता है। तो सबसे पहला नियम को उल्टा कीजिए, इसे अदृश्य बनाइए। अपने फोन को साइलेंट करके किसी दराज में रख दीजिए या दूसरे कमरे में रख दीजिए। हम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। जब फोन सामने नहीं होगा तो उसका संकेत भी नहीं मिलेगा। इसके बाद इसे मुश्किल बनाइए। अगर फोन दूसरे कमरे में है तो जब भी उसे देखने की तलब उठेगी, आपको अपनी कुर्सी से उठकर दूसरे कमरे तक जाना पड़ेगा। यानी हमने उस काम के पीछे घर्षण पैदा कर दिया, एक फ्रिक्शन डाल दिया। एकदम सही। ज्यादातर बार हमारा आलस ही हमें वो बुरी आदत दोहराने से रोक लेगा। हम सोचेंगे यार कौन उठकर दूसरे कमरे में जाए, छोड़ो। हाँ, इतनी मेहनत कौन करे। ये छोटा सा बदलाव बुरी आदत के चक्र को तोड़ने के लिए काफी होता है। ये सच में कमाल का ज्ञान है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इन सभी विचारों के निष्कर्ष पर नजर डालें, तो एक बात बहुत ही साफ होकर उभरती है। वो क्या? एक इंसान का पूरा जीवन, उसकी सफलता, उसकी विफलता कुछ और नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का ही कुल योग है। बिल्कुल सही बात है। हम अक्सर उस एक जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं जो सब कुछ बदल देगा, लेकिन असलियत यह है कि बड़े और नाटकीय बदलावों का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि आज से ही एक बहुत ही छोटी सी 2 मिनट की अच्छी आदत की शुरुआत की जाए। क्योंकि रोज का वो 1% सुधार समय के साथ जीवन को 37 गुना बेहतर बनाने की ताकत रखता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक निष्कर्ष है। लेकिन इन सभी नियमों और मानव व्यवहार की गहराइयों में जाने के बाद ये विषय एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल भी खड़ा करता है। एक ऐसा विचार जिस पर शायद थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज हमने बात की कि कैसे हमारी आदतें हमारी पहचान तय करती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारी आदतें इस बात पर पूरी तरह निर्भर करती हैं कि हमने अपने आसपास की चीजों को कितना स्पष्ट या आसान बनाया है। हाँ, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना। बिल्कुल। हमने अपने फोन को कहाँ रखा है, हमने अपनी योगा मैट को कहाँ बिछाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वर्तमान पहचान वास्तव में हमारी अपनी स्वतंत्रता से चुनी हुई है, या क्या ये केवल हमारे वर्तमान वातावरण और हमारे कमरों के डिजाइन द्वारा तय किया गया एक परिणाम मात्र है? ओहो। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जब हम ये 4 नियम लागू करते हैं और खुद को बदलने की बात करते हैं, तो क्या हम वास्तव में खुद के भीतर कोई बदलाव ला रहे हैं, या हम सिर्फ अपने कमरों का, अपने वातावरण का डिजाइन बदल रहे हैं?